वंदे मातरम साथियों, आज हमारे साथ में है श्री नितिन नामदेव जी। नितिन जी अधिवक्ता एवं मेंटर हैं चाणक्य लॉ कॉलेज के। और साथियों, आज हम इनसे जानेंगे वक्फ क्या है, वक्फ का भारत में इतिहास क्या है और वर्तमान वक्फ में संशोधन क्या है। नितिन जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि वक्फ क्या है। जैसे कि आज हमारा जो विषय है वो वक्फ के ऊपर है। ये जो वक्फ है ये एक अरबी शब्द है, अरेबियन वर्ड है, जिसका मतलब होता है अल्लाह को दिया जाने वाला दान। जैसे कि हिंदुओं में दान होता है और ये दान जो है उसी तरह से मुस्लिमों में भी जो है दान, अल्लाह को दिया जाने वाला दान जो है वक्फ कहलाता है। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी चल और अचल संपत्ति वह अल्लाह के नाम दान देकर जो है वह वक्फ को समर्पित कर सकता है। वक्फ का बेसिक या मूल उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि जो भी संपत्ति वक्फ के अंतर्गत आती है तो उसका जो प्रयोग है वो परोपकार के लिए, धर्म के लिए या पब्लिक बेनिफिट के लिए किया जा सकता है और समय समय पर हम इसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्फ का जो मुख्य उद्देश्य या जो काम होता है वो उसका प्रशासन चलाना, मतलब वक्फ इस संपत्ति को बेच नहीं सकता, वक्फ जो है इस संपत्ति को जो है किसी को दान नहीं दे सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, इसको सबलीज या लीज पे दिया जा सकता है या ऐसे कार्य के लिए दिया जा सकता है जहां से एक आय प्राप्त हो। इससे मिलने वाली जो आय होगी वह इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है बेनिफिट या पब्लिक बेनिफिट को ही ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे वक्फ का मुख्य उद्देश्य ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमको कोई मस्जिदों का निर्माण करना है या हमको ठीक है कब्रिस्तानों का निर्माण करना है या हमको जो है किसी प्रकार से ईदगाह का निर्माण करना है या हमको इसी तरह से सरायों का निर्माण करना है तो वह इस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं या इससे प्राप्त होने वाली आय का भी उपयोग कर सकते हैं। तो जो वक्फ है उसका उद्देश्य ये होता है। इसमें दो व्यक्ति होते हैं। पहला होता है जैसे हम दान पढ़ते हैं तो एक होता है दाता और दूसरा होता है अदाता। इसी तरह से एक होता है जो दाता है जिसको हम वाकिफ कहते हैं और मतलब दान देने वाला, और एक व्यक्ति जिसको दान दिया जा रहा है जो वक्फ का पूरा मेंटेनेंस देखता है उसको मुतवल्ली कहते हैं। तो ये दो शब्द जो है यहाँ बहुत प्रचलित होते हैं, वाकिफ और मुतवल्ली। इन दोनों से मिलकर वक्फ की प्रॉपर्टी जो है आगे मेंटेन होती है। साथियों, आज हम साथ में यह भी जानना चाहेंगे कि वक्फ का इतिहास क्या है। वक्फ के इतिहास को समझने के लिए थोड़ा सा हमको सल्तनत काल जाना पड़ेगा। हम सभी को मालूम है कि हिंदू शासकों के बाद जो है मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर जो है रूल किया। अब जब उन्होंने यहाँ रूल किया तो खलीफाओं का जो है रूल यहाँ पे लागू हुआ, तो ऑटोमेटिकली वक्फ का जो रूल है वो भारत में लागू हो गया। ये लंबे समय तक चलता रहा है। इसके बाद ब्रिटिश काल में प्रीवी काउंसिल का एक जजमेंट आया था जिसमें वक्फ और वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर जो है थोड़ा सा प्रश्न आया था। तो प्रीवी काउंसिल ने साफ कह दिया कि ये जो वक्फ है ये अवैध है या इलीगल है, और इसकी तुष्टिकरण के लिए 1913 में जो है वक्फ काउंसिल का निर्माण किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसी काउंसिल को लेकर 1923 में एक एक्ट लाया गया, वक्फ अधिनियम कहलाता है ये, और ये अधिनियम जो है वक्फ और वक्फ के प्रशासन को लेकर भारत में लागू किया गया। स्वतंत्रता अधिनियम आया। स्वतंत्रता अधिनियम में 1947 के बाद जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग देश बन गए। पाकिस्तान से पलायन हुआ भारत में, भारत से पलायन हुआ पाकिस्तान में। पर जो भारत में मुस्लिम थे जो पलायन कर गए थे पाकिस्तान, उनकी संपत्ति जो है वो वक्फ को चली गई और वक्फ इसके प्रशासन और इसके नियंत्रण को देखने लगा। 1954 में जो है हमने वक्फ अधिनियम के लिए जो है एक एक्ट लाया जो 1955 का अधिनियम कहलाता है, वक्फ अधिनियम 1955, जिसमें वक्फ और वक्फ से जुड़े हुए जितने भी प्रशासन होंगे, उनके मुद्दे होंगे, उनके विवाद होंगे, उसको सुलझाने के लिए हमने इसको बनाया। 1995 में इस अधिनियम को रिपील किया गया और एक नया अधिनियम लाया और वो कहलाया वक्फ अधिनियम 1995। इसमें जो पुराने अधिनियम है उससे ज्यादा ताकत या ज्यादा शक्ति दी गई नए वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड जो है अब इससे रेगुलाइज होने लगा। 2013 में इसमें एक अमेंडमेंट आया और इस अमेंडमेंट में ये कह सकते हैं कि वक्फ को एक असीमित अधिकार दिया या बहुत शक्तिशाली बना दिया गया। सबूत का आधार एक शब्द होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ। अब इस संशोधन से क्या हुआ वो जानना बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी संपत्ति या किसी टाइटल की बात करते हैं तो जो क्लेम करता है कि ये टाइटल मेरा है उसे साबित करना होता है कि ये टाइटल मेरा है। यहाँ पर 2013 के संशोधन के बाद ये हुआ कि अगर वक्फ ये कह देती कि ये संपत्ति मेरी है, तब यहाँ पर सबूत का भार बोर्ड के पास नहीं होगा या बोर्ड ये साबित नहीं करेगा कि ये संपत्ति मेरी है।
यह साबित करने का भार उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो उस पर काबिज है और वो ये कहता है कि संपत्ति मेरी है। इस तरह से अगर वक्फ किसी संपत्ति को ये कहता है कि वो उसकी है, तो जो दूसरा पक्षकार है वो इसे साबित करेगा कि ये संपत्ति उसकी है। तो ये देख सकते हैं कि सल्तनत काल से लेके 2013 तक जो संशोधन हुए उसमें वक्फ को जो असीमित अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार जो है इतिहास के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो साथियों, हमारे नितिन जी ने हमें वक्फ क्या है और वक्फ का इतिहास है क्या है इस विषय पर हमको बताया। जो हमारा अगला वीडियो है उस वीडियो के अंतर्गत आपको यह जानकारी मिलेगी कि वर्तमान में जो केंद्र जो सरकार है वक्फ अधिनियम में क्या संशोधन करना चाह रही है और क्या तमाम चर्चाएं पूरे इस देश में हो रही है। उस विषय पर आगे आपको नितिन नामदेव जी और अच्छे तरीके से विस्तृत तरीके से बताएंगे ताकि वक्फ को लेके जितनी भी मन में जो धारणाएं हैं वो क्लियर हो सके। मैं नितिन जी से आग्रह करता हूं कि आगामी जो अभी जो संशोधन हुआ है बिल में उस पर अपने विचार यहाँ पर रखें। जैसा कि राम जी ने अभी बताया कि वर्तमान में वक्फ को लेकर जो है बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हमको पुराने वक्फ अधिनियम को समझना पड़ेगा। वक्फ अधिनियम में क्या था, कैसा था, क्या प्रावधान थे और किस तरह से इसमें जो है संशोधन किए जाने की बात की जा रही है। देखिए, पुराना जो वक्फ अधिनियम है उसमें एक वक्फ बोर्ड होता था और इस वक्फ बोर्ड में 7 सदस्य होते थे। इन 7 सदस्यों में एक जो है आपके एमपीज होते थे, एक एमएलए होते थे, एक आईएएस ऑफिसर होते थे, एक एडवोकेट होते थे। इस तरह से 7 मेंबर हुआ करते थे और ये 7 मेंबर जो हैं ये सभी के सभी मुस्लिम हुआ करते थे। एक तरफ से भारत का कानून ये कहता है कि भाई आप नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का पालन करेंगे और कोई भी अपने पक्ष में वकील या अपने पक्ष में जज नहीं हो सकता। पर इसमें जो सबसे बड़ा लूप होल है वो यही है कि इसमें 7 मेंबर जो होंगे वो मुस्लिम होंगे और ये पुरुष होंगे। पहला तो ये था। दूसरा, इस अधिनियम में जो अभी वर्तमान में जिस बात को लेकर चर्चा चल रही वो है कि वक्फ बोर्ड जो है इसके संबंध में जो है जांच करता था और वक्फ बोर्ड का जो निर्णय होता था वो ट्रिब्यूनल में, जो स्टेट ट्रिब्यूनल होता है उस स्टेट ट्रिब्यूनल में जाता था और स्टेट ट्रिब्यूनल जो फाइनल डिसीजन देती थी उसके अगेंस्ट कोई अपील या उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं थी कि हम इसको जो है आगे किस तरह से चैलेंज कर सके। तो मुख्य वर्तमान जो है सरकार ने अभी जो 2 बेसिक इसमें बोलना चाहिए जो अमेंडमेंट है, ऐसे तो बहुत सारे 40 अमेंडमेंट के आसपास होंगे इसमें, पर जो मेन अमेंडमेंट है या मुख्य अमेंडमेंट है वो ये है कि इनके जो सदस्य हैं इन सदस्यों में सरकार का कहना यह है कि 2 महिलाओं को जो है इनकी सदस्यता दी जाए। इस तरह से ये समझ सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को जो है उन्होंने इस बोर्ड में जगह दी। दूसरा, इसमें सभी मुस्लिम सदस्य होते थे तो गैर मुस्लिम सदस्यों को जो है इसमें कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य जो है इसमें नियुक्त किया जाए ताकि पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी जो है बोर्ड की बनी रहे। दूसरा जो बड़ा बदलाव किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में आपको जाना है तो ट्रिब्यूनल में जाएंगे और स्टेट ट्रिब्यूनल जो है जो डिसीजन देगा वो डिसीजन फाइनल होता था। पर अब जो नया संशोधन आएगा उस संशोधन के अंतर्गत यह है कि इस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में आप 90 डेज के अंदर हाई कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ट्रिब्यूनल का जुडिशरी सिस्टम जो है या जुडिशरी में हमारा रास्ता खुल जाएगा। अगर हम ट्रिब्यूनल से नाखुश हैं या उसके किसी डिसीजन से नाखुश है तो हम हाई कोर्ट में चैलेंज करके वक्फ के बोर्ड के जो भी निर्णय है उसको हम जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो ये 2 बहुत बड़े संशोधन हुए। इसके बाद अगर आपने सुना होगा एक बोहरा समाज है और एक है आपका आगा खानी समाज। इन समुदाय को भी जो है इनको पृथक से वक्फ बनाने का अधिकार दिया गया है, इनको प्रतिनिधित्व दिया गया है कि ये भी अपना प्रतिनिधित्व कर सके। शिया और सुन्नी, इसका मतलब है कि शिया और सुन्नी जो है आप दोनों अपने अपने वक्फ का निर्माण कर सकते हैं, अपनी अपनी संपत्तियों को रेगुलाइज कर सकते हैं। इस तरह से ये मुख्य रूप से चीजें थी। जो बर्डन ऑफ प्रूफ था जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अब इस संशोधन आने के बाद अब वक्फ को यह साबित करना पड़ेगा कि ये संपत्ति उनकी है, ना कि एडवर्स पार्टी या जो विरोधी पक्षकार है उसको साबित करना पड़ेगा। तो एक ये बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। दूसरा, वक्फ में जो सर्वेयर होता था उसके लिए एक सर्वेयर कमिश्नर होता था जिसको वक्फ बोर्ड नियुक्त करती थी और वह कमिश्नर की रिपोर्ट जो है अंतिम होती थी। अब जो नया संशोधन आ रहा है उस संशोधन के अंदर हर जिले के कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह पावर दिया गया है कि वो सर्वे करेगा और सर्वे करने के बाद वो रिपोर्ट जो है पेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड की थोड़ी सी शक्ति यहाँ पे सर्वे में भी कम हो रही है और ये शक्ति सीधा प्रशासनिक शक्ति में बदल जा रही है। तो कुल मिला के अगर हम ये मुख्य संशोधन की बात करें तो ये मेजर संशोधन है जिसको लेकर विवाद हो रहा है।
तो वक्फ के अधिकारों को जो है न्यायिक व्यवस्था देने के लिए संशोधन लाया जा रहा है कि वक्फ जो है अगर किसी प्रकार से मनमानी करता है या वक्फ बोर्ड जो है किसी प्रकार से किसी के साथ जो है पारदर्शिता नहीं रखता है तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर जो है इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो ये वर्तमान स्थिति है जो संशोधन में मुख्य रूप से दिखाई दे रही है। तो साथियों, नितिन जी ने बताया कि वक्फ क्या है, वक्फ का भारत में इतिहास क्या है और वर्तमान में क्या संशोधन हो रहे हैं। अभी इस वक्फ की जो परिचर्चा हुई है और जो नए नियम आने हैं, संसद में अभी बहस हो रही है, संशोधन हुए हैं और देखते हैं आगामी समय में वक्फ के क्या नए आयाम आते हैं। और आप से आग्रह करता हूं कि मेरे इस जन जागरूकता वाले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमने एक छोटी सी जानकारी वक्फ बोर्ड के विषय में, वक्फ अधिनियम के विषय में आपकी समक्ष रखी है। आगे भी हम आपके बीच में अगर हमको कोई जानकारी किसी माध्यम से प्राप्त होती है तो आपके बीच में अवश्य आएंगे। राम प्रजापति, रायपुर शहर, छत्तीसगढ़ प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।